स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमी के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का आज ये 25वां लेक्चर है, बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और टिपिकल टॉपिक है जिसको हम बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। उस टॉपिक का नाम है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके 2 लेक्चर या 3 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं भुगतान संतुलन। सॉरी, भुगतान संतुलन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस कॉन्सेप्ट को पूरा हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट 2 तरीके से होती है। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी, हमने पैसा पे कर दिया। हो सकता है हम अपनी वस्तु बेचे तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो पेमेंट 2 तरफ से होगा। एक जब हम निर्यात करेंगे और दूसरा जब हम आयात करेंगे, यानी एक्सपोर्ट करेंगे तो भी पेमेंट होगा, इंपोर्ट करेंगे तो भी पेमेंट होगा। एक्सपोर्ट करने से हमें प्राप्त होगा, ठीक है, और आयात करने से हमें देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। दोनों बातें हैं। तो जब हम किसी वस्तु को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जेब में पैसा आएगा, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जेब का पैसा निकल के जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाए तो जितना हमने एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया उतना हमने इंपोर्ट करके उसे खर्च कर दिया। तो जितना दिया उतना लिया, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो भुगतान संतुलन को हमेशा बैलेंस में रखा जाता है, यानी ये 0 रहता है। तो अब ये होता क्या है एक्चुअल में भुगतान संतुलन, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा छोटी छोटी बातें पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा 0 रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि ये बैलेंस में रहे। तो साल भर का जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है उसकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को 0 दिखाया जाता है। सॉरी। तो चलिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट निकलता है। तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन पहले यहाँ पर लिखते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो किसी देश का भुगतान संतुलन, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। किसी देश का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। एक देश के निवासियों, एक देश के निवासियों, एक एक शब्द से पकड़िएगा, और शेष विश्व के बीच, और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। सभी मतलब जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं, सभी आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक लेन देन का क्या होता है? ये व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन RBI के द्वारा दी गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को। एक लाइन की डेफिनेशन है, किसी देश का भुगतान संतुलन, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, एक देश के निवासियों और शेष विश्व। जैसे मान लो हमारा ये भारत है, इंडिया, हालांकि इसे गोल नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही बना दिया, ये मतलब इंडिया है। तो इंडिया का भुगतान संतुलन, एक देश के निवासी मतलब हमारे देश के
जो भी यहाँ पर निवासी, ठीक है, यहाँ के जो भी रेजिडेंट हैं, और शेष विश्व, तो ये रेस्ट वर्ल्ड। चूंकि आज की डेट में हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी हो गए, तो हमारा ट्रेड तो पूरे विश्व के साथ होता है, तो वही लिखा शेष विश्व, ये रेस्ट वर्ल्ड के बीच सभी आर्थिक लेन देन। तो हमारे देश और इस शेष दुनिया के जो देश हैं उनके बीच का जो आर्थिक क्या है, लेन देन, जो लेन देन होता है, यानी कि हमने इधर एक्सपोर्ट किया तो हम यहाँ से इंपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यही तो आर्थिक लेन देन होता है, यानी ये हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उससे रिलेटेड है ये, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उससे रिलेटेड हो गया ना ये। तो आर्थिक लेन देन का ये कैसा है, बहुत ही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है कि कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, ठीक है। अब एक्सपोर्ट में गुड्स भी आ जाएंगे, एक्सपोर्ट में सर्विसेज भी आ जाएंगे, और इंपोर्ट में भी गुड्स आ जाएंगे और इंपोर्ट में भी सर्विसेज आ जाएंगे। तो हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल, है ना। तो किसी देश के निवासियों, मतलब एक देश के कोई निवासी, जैसे मान लो भारत हो गया, और फिर बाकी जो बची हुई दुनिया है उसके साथ जितना भी हम आर्थिक लेन देन करते हैं उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इसमें मतलब लिखा जाता है। यही होता है भुगतान संतुलन। आई होप कि इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो साल के एंड में होता क्या है कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और उतना ही इंपोर्ट को हम बराबर कर देते हैं, और इसको हम हमेशा क्या दिखाते हैं, ज़ीरो। जीरो आता है तो ये इक्विलिब्रियम इस अवस्था में होता है, साम्य अवस्था में होता है। अब लेकिन आप कहेंगे कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर कैसे हो सकता है, हम तो सुनते हैं कि भारत में एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो यहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कैसे रहता होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल दें कि भारत में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती कम है, लेकिन हम विदेशी मुद्रा मतलब हमें मिली कम, एक्सपोर्ट हमने कम किया और हमने मुद्रा को पे ज़्यादा कर दिया, तो ये बैलेंस कहाँ हुआ। तो हम दूसरे स्रोतों से विदेशी मुद्रा को लेकर बैलेंस करते हैं, लेकिन साल के एंड में इसको बैलेंस ही दिखाया जाता है। जैसे मान लो हम छोटे स्तर से सोचें, मतलब जैसे मान लो हमने कोई चीज़ हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ हमारे खेत में कोई चीज़, ठीक है, तो हमने उसको बेच दिया मार्केट में, लेकिन हमने एक चीज़ बेची और 4 चीज़ें खरीद ली। तो अब जैसे मान लो हमने गेहूँ बेचा, सोचो छोटे तरीके से सोचो, गेहूँ को हमने बेचा, हमारे खेत में गेहूँ पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन हमने चावल खरीदा और चावल के साथ साथ हमने चने भी खरीदे, चावल भी खरीदा, चना भी खरीदा। तो गेहूँ बेचा, पता लगा हमने 20,000 का, बहुत ध्यान से समझना, इसी में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से चावल चना हमने खरीदा 30,000 का, 30,000 का, तो हमने बेचा, पैसे कम आए, खरीदने में पैसे, यानी 10,000 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया ना, 10,000, ये कहाँ से बैलेंस करेंगे। ये अगर दोनों बराबर हो जाए, खरीदने और बेचने से बराबर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बैलेंस से कुछ करना ही नहीं। इसका मतलब ये 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये हम कहीं से उधार लेंगे तब तो हम इसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाएंगे उसको 30,000 बराबर 30,000 ही दिखाएंगे। तो ये 10,000 कहीं से हम उधार लेके आएंगे या कोई हमें दे मेरी मदद कर दे, कुछ भी है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा बराबर ही दिखाया जाता है। तो 10,000 हम कहीं से लेके आएंगे, ठीक है, तो 20,000 का हमने बेचा गेहूँ, 10,000 कहीं से लेके आए, 30,000 हुआ मेरे पास, तो 10,000 ये हम कहाँ से कहीं से लाएंगे, उधार लाएंगे, ठीक है, और तो हुआ मेरे पास 20 ये था, 10 लाए उधार, 30 हुआ, 30 का खरीद लिया, तो 30 बराबर 30। तो ये हमने 10 का घाटा कैसे पूरा किया, ये हम कहीं से दूसरे स्रोतों से अरेंजमेंट किया होगा ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है, क्लियर, बराबर दोनों तरफ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर दिखाया जाता है, वही तो लिखा है, ठीक है। ये हमेशा इक्विलिब्रियम अवस्था में साल के एंड में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमने 10,000 कहीं से
लोन और लेके ऋण लिया होगा, किसी से उधार लिया होगा, लेकिन तब इसको हमने बैलेंस किया। बात आप समझ रहे हो? अगर ऐसा होता कि 20,000 का गेहूं बेचा और 10,000 का मटर बेच दिया, मान लो हमारे पास मटर भी मेरे खेत में पैदा हुआ, तो 20, 10, 30, तो ये 30 से हमने चावल और चना खरीद लिया, तो जितना किया एक्सपोर्ट, जितना किया सेल, उतना किया हमने परचेज, बराबर हो गया। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑटोमेटिक बराबर हो गया। बट अगर ऑटोमेटिक बराबर नहीं हुआ, तुम कहीं से लोन किसी अदर स्रोत से व्यवस्था करते। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही आप इंटरनेशनल लेवल पर लागू कर दो, इंटरनेशनल लेवल पर लागू करो भाई, ठीक है। जैसे मान लो हमें इंडिया, ठीक है, और बाकी शेष विश्व के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट किया कम, इंपोर्ट किया ज़्यादा, तो भारत का जो ट्रेड जो है ना, ये घाटे का है ना, सरप्लस का नहीं है, बराबर भी नहीं है। तो हम ये पैसे कहाँ से बैलेंस करेंगे? तो भारत केवल एक्सपोर्ट से ही पैसे नहीं लाता, और भी जगहों से तो लाता है, वहाँ से पूरा करेगा। तो ये आगे जब अभी हम इसको सीखेंगे तो ये पूरा और समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसको हम करते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका हम भुगतान संतुलन का बैरोमीटर देख लेते हैं। ये बैरोमीटर कैसे काम करता है? भुगतान संतुलन का बैरोमीटर समझने का प्रयास करते हैं। ओके, 1 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बैरोमीटर देखते हैं चलो हम लोग भुगतान संतुलन का। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने समझा कि जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखते हैं, अगर एक्सपोर्ट मान लो थोड़ी देर के लिए हम ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, क्लियर? बैरोमीटर समझ रहे हैं इसका। अगर ये सिचुएशन है, हालांकि इस समय मेरे यहाँ ऐसी सिचुएशन है नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है 2020-21 में ऐसा हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है। बाकी हमेशा भारत में एक्सपोर्ट कम ही रहता है, इंपोर्ट ज़्यादा रहता है। तो हमने दोनों सिचुएशन, एक बार हम देखेंगे एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, और एक सिचुएशन देखेंगे एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये कैसे बैलेंस होगा। तो बीओपी यहाँ पर लोग समझने जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैरोमीटर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट अगर कम हुआ, तो हमारे देश में करेंसी, विदेशी मुद्रा ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, करेंसी का फ्लो बढ़ जाएगा इंडिया में, हमारे पास ज़्यादा विदेशी मुद्रा आएगी, ठीक है। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी, इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी। वैसे विदेशी मुद्रा आएगी, हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया ज़्यादा, विदेशी मुद्रा मेरे पास आई, इंपोर्ट किया कम, तो उसी में से हमने कुछ मुद्रा पे कर दी इंपोर्ट करने में, फिर भी मेरे पास बच गया ना। तो जो बच गया तो इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा, तो विदेशी मुद्रा होगी। तो इसको हम रिजर्व करके रख लेंगे, जिसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, फॉरेक्स रिजर्व जिसको कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी उसको हम अपने देश के मुद्रा में बदल लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे अपने देश में, ठीक है। तो इंक्रीज्ड सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो ये सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा हमारे देश में, तो सभी के पास पैसे होंगे, ये मार्केट में पैसा जाएगा, सभी के पास पैसे होंगे, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, डिमांड बढ़ा देगा। तो डिमांड वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, तुरंत उन वस्तुओं
और जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स और सर्विसेज, उसकी औकात बढ़ जाएगी, उनके भाव बढ़ जाएंगे। भाव बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, प्राइस क्या हो जाएंगे, ये राइज हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे। जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी भारत में, तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि यार ये वस्तु भारत में महंगी मिल रही है, लेकिन बाहर से अगर मंगाएंगे तो सस्ती मिल जाएगी। हम नहीं ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे भारत में कोई वस्तु महंगी है तो हम क्या करते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, बाहर से वस्तुएं मंगाने लगेंगे, तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक कारण तो ये, क्योंकि भारत की वस्तुएं महंगी मिलने लगी, तो चूंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, हम दूसरे देश से मंगाने लगेंगे, तो हम क्या करने लगेंगे, इंपोर्ट बढ़ा देंगे। एक ये भी तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि लोगों के पास खूब पैसा आ जाएगा, तो वो सोचेंगे यार अब भारत की वस्तुएं तो हमने बहुत यूज कर ली, अब हम इम्पोर्टेड वस्तुएं यूज करेंगे। नहीं कहते, ये इम्पोर्टेड चीज़, जिसमें कोई जूता भारत का पहनते रहते हैं, फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, मेरे पास खूब पैसे हुए तो हमने मंगा लिया, कहाँ से, इटालियन शूज़ मंगा लिए, और पहन के घूमेंगे, बताएंगे देखो ये इम्पोर्टेड है, इटली से मंगाया आपने, है ना। तो बहुत लोग शौकीन भी होते हैं, पैसा है बाहर से मंगाएंगे। तो हमने एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया, और कमाया, देश से पैसा आया, और जैसे ही पैसा आया तो हमारे दिमाग खराब हुए और हम बाहर से वस्तुएं मंगाने लगे, या भारत की वस्तुएं महंगी हुई तो हम दूसरे देशों से सस्ती मंगाने लगे। तो कुल मिलाकर इंपोर्ट बढ़ेगा। तो जितना हमने यहाँ एक्सपोर्ट से कमाया, ध्यान से समझना, वही पैसा हमने इंपोर्ट करके खर्च कर दिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अवस्था में आ जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो जितना हमने एक्सपोर्ट करके कमाया उतना इंपोर्ट करके खर्च कर दिया, तो बैलेंस हो गया ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्वतः बैलेंस होने लगता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। और कभी कभी अगर ऐसे नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम दूसरे स्रोतों से इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, वो आगे समझेंगे। सॉरी, पहली सिचुएशन देख ली, अब हम यहां पर इधर दूसरी सिचुएशन देखते हैं, समझना ध्यान से। इसका मतलब यहां पर इन्फ्लेशन हो गया था, क्लियर। अब आप देखो, अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। यहां पर इंपोर्ट मान लो ज्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ। जैसे भारत में इंपोर्ट ज्यादा रहता है, एक्सपोर्ट कम रहता है, ठीक है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत में ट्रेड डेफिसिट रहता है, व्यापार घाटा रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो व्यापार घाटा रहता है। वो आगे अभी हम देखेंगे बहुत डिटेल में, टेंशन वाली बात नहीं। देखो, इंपोर्ट ज्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ, इससे क्या होगा, इसका उल्टा करते जाओ। यहाँ इससे क्या था, एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, तो इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी। और यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है भाई, आसान तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्कुलेशन ऑफ मनी, बताओ भैया, कम मुद्रा आएगी विदेशी मुद्रा, और कम आएगी तो भारत में मनी सर्कुलेशन घट जाएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई भारत का किसी भी देश में ये फार्मूला लगाओ, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, घट गया, ये नीचे रो लगा दिया, डिक्रीज हो गया। और जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो लोगों की डिमांड घट जाएगी, तो इससे क्या होगा, डिमांड घट जाएगी। बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये घट जाएगी। जब डिमांड घट जाएगी तो भारत में वस्तुएं तो हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ये भारत में सस्ती हो जाएंगी। भाई डिमांड कम हो गई, जिसकी डिमांड कम होती है उसी का भाव गिर जाता है, और जिसकी डिमांड बढ़ जाती है उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका प्राइस घट जाएगा, वस्तुओं का प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब भारत में सस्ती बिकेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी है तो हमें लगेगा कि यार भारत के बाजार में सस्ती है, ये हम दूसरे देश के बाजार में बेच सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही, तो पहले इंपोर्ट से जो घाटा हुआ और यहाँ एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा आ जाएगी,
तो जितनी विदेशी मुद्रा इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से गई थी भारत से, तो एक्सपोर्ट होने की वजह से वो लौट आएगी। तो जितनी गई उतनी लौट आई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो गया, जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम अवस्था में आ गया। इसी को कहते हैं भुगतान संतुलन का बैरोमीटर। ये है बैरोमीटर। तो ये अपने आप नेचुरली ऐसा होता है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो जाता है एक साल के एंड में। तो जब भी भुगतान संतुलन दिखाया जाता है, IMF है ना, ये भुगतान संतुलन जैसे दिखाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, भुगतान संतुलन साल के अंत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये बैरोमीटर है इसका। अगर मेंस में क्वेश्चन भुगतान संतुलन के बैरोमीटर पे पूछ दिया जाए तो आप इसको समझ सकते हो। ये शब्दावली तो आपको समझ में आ गई ना। ये जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से ही UPSC खेलता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जब किया जाता है तो उसमें ये भुगतान संतुलन का जो टॉपिक है ये वहाँ आपको देखने को मिलता है। अब देखो, अब इसमें और भी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो भुगतान संतुलन को पता करने के लिए दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो लेकिन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम समझें उसके पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं जिससे बहुत आसानी से आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में समझ में आ जाए। तो जैसे मान लो हमारा देश है ये भारत, मान लो ये भारत है, ठीक। अगर हम अपने देश में जैसे मुद्रा, विदेशी मुद्रा हमारे देश में कैसे कैसे आ सकती है, ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा का आगमन कैसे कैसे हो सकता है। विदेशी मुद्रा का आगमन इंडिया में कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो हम एक काम करें, अपनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करें, दुनिया के दूसरे देशों में भेजें, हमें वहाँ से पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। हम वस्तुएं भी बेच सकते हैं, हम सर्विस भी बेच सकते हैं। तो इससे हमको क्या मिलेगा, हमें विदेशी मुद्रा, मान लो डॉलर इंडिया में आएगा, एक तरीका है। दूसरा, जैसे कुछ जो रिमिटेंस वो होता है ना, जैसे हमारे देश के बहुत लोग बाहर हैं दूसरे देश में और वहाँ वो कमाते हैं और वो कमा के पैसा भारत में भेजते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिमिटेंट, है ना। तो प्रेषण, तो इससे भी पैसा आएगा, डॉलर आएगा भारत में, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा इंडिया का, ये तरीका है, ठीक है। अब समझ लो हमारी कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी है और दूसरे देश में जाकर उसने अपनी कोई शाखा, कोई यूनिट खोली और वो वहाँ से प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट यानी जो लाभ होगा, है ना, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उससे भी हमको डॉलर मिल जाएगा भारत में, ठीक है, क्लियर। और देखो भाई, और क्या है, जैसे मान लो कि हमने किसी देश को उधार दिया, जैसे हम किसी देश से उधार ले आते तो हमने भी उधार दिया, तो उधार दिया तो उससे हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी हमें विदेशी मुद्रा के रूप में मिल जाएगा, तो हमारे यहाँ डॉलर बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई। और देखो कैसे मिल सकता है डॉलर, जैसे मान लो हमारे देश में और डॉलर आने का क्या तरीका है। जैसे मान लो कि हम किसी देश से, कोई देश हमारी मदद कर दे, हमें ग्रांट दे दे, जैसे कोविड चल रहा था, बहुत सारे देशों से हमें पैसा मिला, बात समझ रहे हो, बहुत सारे देशों से हमें पैसा मिला, तो उसको हम ग्रांट कहते हैं, अनुदान मिला, ग्रांट, ठीक है, ग्रांट एंड एड, ठीक है, ये सहायता मिली, ये भी हमारे देश में डॉलर को डालेगा, ठीक है, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। और देखो क्या हो सकता है भाई, जैसे कोई एनआरआई है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो क्या करते हैं, एनआरआई भारत का है और बाहर रहने लगा, वहीं की नागरिकता ले ली, एनआरआई हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन। उसने क्या किया, भारत में अकाउंट खोल के पैसा जमा करना शुरू किया, तो आएगा ना पैसा,
भारत में आएगा। एनआरआई के जो डिपॉजिट्स होते हैं, एनआरआई के इंडिया में डिपॉजिट्स, इतनी बात समझ में आई। ये भी तो भारत में पैसा लाएगा ना। और देखो, और जैसे मान लो कोई विदेशी है, उसने यहाँ पर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अभी हम एफडीआई और एफआईआई क्लियर करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया। अब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और क्या होता है एफआईआई, ठीक है, फॉरेन ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा, विदेशों का पैसा भारत में लग जाएगा, ठीक है, आए ना पैसे। और देखो, जैसे हमारे देश की कोई कंपनी, ठीक है, और कहीं से उधार लिया बाहर से, उसको बोलते हैं ईसीबी, कॉमर्शियल बोरोइंग होता है वो, कोई कंपनी के द्वारा जो लोन लिया जाता है, आ गया पैसा। भारत सरकार भी तो लोन लेती है, उससे भी आ जाएगा, यानी सरकार के द्वारा जो लोन लिया जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा जो विदेशों से, जैसे हम लोग आईएमएफ से लोन ले आते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले आते हैं, किसी कंट्री से ले आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भारत में पैसा आएगा, ठीक है। तो पैसे आने के ये बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे पैसे आने के तरीके हैं, वैसे ही पैसे जाने के भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी दूसरे देश से इंपोर्ट किया तो पैसे जाएंगे ना, ठीक है। ये चीज़ है, किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में लगी, वो पैसे कमाएगी, ले जाएगी अपने देश, जाएंगे ना, ठीक है। जैसे हमने दूसरे देश से ऋण लिया तो हमने ब्याज उसे दिया, तो हमें ब्याज मिलता भी है, तो हम ब्याज देते भी, लोन लिया कहीं से तो हम ब्याज देंगे भी। तो जैसे पैसे आने के रास्ते, वैसे पैसे जाने के रास्ते। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग समझने वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं कि जो भुगतान संतुलन होता है, इसके दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। अकाउंट यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो BOP में दो अकाउंट चलते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम पूरी इकोनॉमी पढ़ जाते हैं, हमें समझ आता नहीं है, लेकिन आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें एक बात करते हैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हुआ कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वो वाला नहीं जो अपने बैंक में खुलवाते, ये वो नहीं है, ठीक है। इसको कहते तो चालू खाता ही है हिंदी में, चालू खाता। और इसको क्या कहते हैं, पूंजी खाता, पूंजी खाता। ये क्या है, मामला क्या है। अब करंट का मतलब है जो करंट में चीजें चल रही, करंट में, ठीक है, साल भर में जो साल के एंड में सब कुछ बैलेंस हो रहा है, वो करंट में जो चल रहा है वो करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो एक साल से ज़्यादा वाली चीज़ें हैं वो कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाएंगी। एक साल से ज़्यादा वाले जो लेन देन हैं वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे, और जो करंट में अभी चालू चीज़ें हैं वो यहाँ दिखाई जाएंगी। अब इसको और अच्छे से समझो। और एक तरीका है, जैसे कोई चीज़ जो हमने लेन देन किया, जो विदेशी मुद्रा जैसे हमें मिल रही है, ठीक है, तो जो विदेशी मुद्रा मिल रही, जो हमें वापस नहीं करनी है, उसको करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा, और जो वापस करनी होगी उसको कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लो हम कहीं से लोन लेके आ गए, भारत सरकार ने लोन लिया ना, तो लोन लिया, विदेशी मुद्रा आई भारत में, लोन के माध्यम से आई,
वो किसी भी संस्था से लिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, किसी कंट्री से, कहीं से लिया, पैसा आया ना, आया तो क्या वो लोन हमें चुकाना नहीं पड़ेगा? चुकाना भी पड़ेगा। तो जो लाइबिलिटी है, जो देना पड़े, तो जो लोन का पैसा भारत में आता है, उस लेन देन को हम कहाँ पर रखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। बताओ, इतनी बात समझ में आई? तो जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है ना, तो लोन हम कहाँ दिखा देंगे भाई? लोन कौन कौन लेता है? एक तो गवर्नमेंट लेती है, दूसरा कोई कंपनी लेती है, इसको कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। ये वापस करना पड़ेगा, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। लेन देन तो है, तो ये जरूरी नहीं कि व्यापार के माध्यम से ही लेन देन हो। शुरू में हमने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? एक देश के निवासियों के द्वारा शेष विश्व के साथ जितना भी आर्थिक लेन देन होता है, उसका व्यवस्थित जो विवरण होता है, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो लेन देन हम कर रहे हैं, ये लिया है ना, लेकिन ये वापस करना पड़ेगा, तो कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। और देखो, जैसे NRI, हमने आपको तो क्या बताया था, जो NRI होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं भारत में, तो क्या ये जो NRI का डिपॉजिट होता है, कि ये वापस नहीं करना पड़ेगा? वो तो इसको वापस मांगे ना, वो तो वापस मांगेंगे ना, ठीक है? ऐसे नहीं उन्होंने जमा कर दिया भूल जाएंगे, वो तो वापस मांगेंगे। तो डिपॉजिट किया, आया तो भारत में पैसा, विदेशी मुद्रा आई, लेकिन उन्हें वापस भी तो करनी पड़ेगी। जब वो मांगेंगे हमें देनी पड़ेगी। क्लियर? ओके। तो कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। और देखो, जैसे इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है विदेशियों के द्वारा भारत में, तो इन्वेस्टमेंट अभी हमने आपको दो प्रकार के बताए। एक होता है FDI। अब ये FDI क्या है और ये FII क्या है, इसको अलग से हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी आप इतना मान लो कि विदेशियों ने भारत में कुछ पैसे लगाए हैं, तो भारत में पैसा तो आया ना, इनफ्लो तो हुआ, आउटफ्लो तो नहीं हुआ ना, इनफ्लो हुआ। लेकिन जब ये लोग मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा, तो आउटफ्लो भी बन जाएगा ये। तो जो देना पड़े, वो जो हमने लिया, जो देना पड़े, उसको कहाँ शो किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो जो भी हम आर्थिक लेन देन करते हैं, उसके दो अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी आ गई तो कुछ कोई बात ही नहीं, ये सब हिसाब किताब है ना, ठीक है। अब देखो, अब करंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे? जो हमने लिया हमें देना ना पड़े। जैसे हमने कहीं से ग्रांट लिया, बताओ, ग्रांट लेंगे किसी देश से, किसी देश ने हमको ग्रांट दे दिया, ग्रांट ऐड, वो क्या वापस करना है? नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है। और जो हमें रेमिटेंस प्राप्त होता है, जो बहुत सारे जो भारत के लोग हैं बाहर कमाने गए, वो पैसा भेज रहे हैं हमारे देश में, अपने घरों में भेज रहे हैं, अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भेज रहे हैं, क्या वो वापस करना पड़ेगा? नहीं। तो रिमिटेंसेस जो होते हैं ना, वो वापस नहीं करने होते हैं, तो कहाँ दिखाएंगे? करंट अकाउंट में, ठीक है। डोनेशन मिल गया, करंट अकाउंट में। हमको गिफ्ट मिल गया कहीं से, करंट अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि गिफ्ट तो वापस नहीं किया जाता है। क्या गिफ्ट वापस करना कंपलसरी है? वैसे तो हम लोग देखते हैं कि हमने किसी के बर्थडे में गिफ्ट दिया, तो हम उससे भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमें भी दे गिफ्ट, लेकिन क्या उससे जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, है ना। तो गिफ्ट वापस करने की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है, तो वापस नहीं करना है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो फिर कर दीजिए लाइक, ठीक है, कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखो आपको फील कराते हैं। जैसे मान लो भारत की कोई कंपनी है, विदेशों में उसने अपनी शाखा खोली, वहाँ से पैसे कमाए, क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आएगा हमारे देश में, क्या वो वापस करना पड़ेगा? नहीं ना। तो कहाँ डाल देंगे? करंट अकाउंट में। ऐसा पैसा जो वापस नहीं करना, कहाँ डालोगे? करंट अकाउंट में। ऐसा पैसा जो वापस करना, कहाँ डालोगे? कैपिटल अकाउंट में। सीधी सी बात, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या? नहीं। इसको हमने समझाने का प्रयास किया बहुत आसानी से, इसलिए आपको आसान लग रहा है। नहीं तो किताबें पढ़ते रहते हैं हम लोग इकोनॉमी की, समझ नहीं पाते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है, ये कभी नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलो और देखो, और हम आपको फील कराते हैं। भारत सरकार ने लोन बांटा किसी दूसरे देश को, वहाँ से ब्याज मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्या वो ब्याज हमें वापस करना पड़ेगा? नहीं ना। तो कहाँ डाल देंगे उसको? कहाँ पर चढ़ाएंगे?
किस बही खाते में चढ़ाएंगे? करंट अकाउंट वाले में चढ़ा देंगे उसको, ठीक है। डिविडेंड, लाभांश वापस नहीं करना होता है, यहीं पर चढ़ा देंगे। जैसे हमने कच्चा तेल बेचा, पैसा आए, कोई वस्तु हमने एक्सपोर्ट की, उससे पैसे मिले, क्या वो पैसे में वापस करने पड़ेंगे? नहीं ना, कहाँ डालेंगे? तो जितने भी एक्सपोर्ट की वस्तुएं हैं उससे जो हमको पैसा मिलेगा उसको हम कहाँ डालेंगे? करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो पैसा, वो विदेशी मुद्रा हमें वापस नहीं करनी है। इतनी बात समझ में आ गई? भारत में महिंद्रा कंपनी, इसने कार बनाई और वो कार जाकर साउथ अफ्रीका में बेच दी, ठीक है। उससे पैसा मिला हमें, क्या वो पैसा हमें बाद में वापस करना पड़ेगा? नहीं ना, नहीं, कहाँ डालेंगे? करंट अकाउंट में। इतनी बात समझ में आ गई? गोल्ड हमने बेचा, पैसा आया, वापस थोड़ी ना करना है, कहाँ डालेंगे? करंट अकाउंट, ठीक है। चलो तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का मामला समझ में आया? इतनी बात क्लियर? अब देखते हैं, अब करंट अकाउंट को थोड़ा सा इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। बहुत ध्यान से समझना, विजिबल यानी दृश्य, विजिबल करंट अकाउंट, और दूसरा इनविजिबल, इनविजिबल। इनविजिबल अदृश्य, दृश्य और अदृश्य। अब देखो ये दृश्य में क्या होता है, देखो इसमें होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला होगा यहाँ पर, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें डालेंगे। जैसे हमने कच्चा तेल खरीदा तो इंपोर्ट हुआ, तो यही डालेंगे। तो जो चीजें जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जैसे मान लो ये भारत और इसने शेष दुनिया को कोई ऐसी चीजें भेजी, यानी एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, दोनों काम हो सकते हैं, एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, ठीक है। अगर हम मान लो कोई कार बनाते हैं, हमने कार को एक्सपोर्ट किया, तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होगा यहाँ दिखेगा कि ये कार यहाँ से जा रही है, दिखेगा ना। ये ऐसा सामान है जो बॉर्डर पर दिखेगा, वहां पर उसकी स्लिप भी कटेगी, कितना कस्टम ड्यूटी लग रहा है वो भी चढ़ेगा, तो ये दिखेगा, तो ये विजिबल आइटम है। तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले आइटम जो यहाँ पर जिसकी विजिबिलिटी हो, तो उसको बोलेंगे विजिबल। कुछ ऐसी चीजें जो दिखेंगी नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दूसरे देशों से हम प्रॉफिट कमा के लाए, जो पैसा वो भेजा तो जाएगा, क्या दिखेगा? वो दिखेगा नहीं, अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, वो दिखेगा नहीं, तो वो कहाँ डालेंगे? इनविजिबल में, ठीक है। जैसे हमको इंटरेस्ट मिला, भारत सरकार ने लोन बांटा बाहर के देशों को, वहां से ब्याज मिला, क्या ब्याज हमें दिखेगा? बॉर्डर क्रॉस करेगा, क्या दिखेगा ये ब्याज जा रहा है? नहीं, तो वो तो ट्रांसफर होगा ना अकाउंट में सीधे, तो वो इनविजिबल में आएगा। तो जो लेन देन हमें वस्तुएं दिखेंगी उसको हम विजिबल अकाउंट में डालेंगे, और जो नहीं दिखेंगे उसको इनविजिबल में डालेंगे। तो करंट अकाउंट के दो पार्ट हो जाते हैं, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? विजिबल और इनविजिबल, ओके। चलो और इसको और अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है, और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें देख लो भाई, यहाँ पर कुछ हम लिख देते हैं आइटम ताकि आपको याद रहे, जैसे कार है ना, मोबाइल, ये जो गुड्स हैं जो दिखने वाली है, इसका लेन देन करें। ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है, ये इंपोर्ट भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल, ये हम इंपोर्ट करते हैं, दिखता है, दिखेगा, टैंकर में भर के जाएगा, दिखेगा नहीं, पाइपलाइन से जाएगा, जैसे भी जाएगा दिखेगा। तो कंप्यूटर, जितने भी गैजेट्स हैं, ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सब है ना, ये सब विजिबल हैं। तो इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो हम करंट अकाउंट के विजिबल वाले में डालेंगे इसको, ठीक है। और इनविजिबल में क्या क्या आ जाएगा? इनविजिबल में
कई आ जाएंगे। देखिए जितनी भी सर्विसेज हम देते हैं, जैसे हमने सर्विस दी या सर्विस ली तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर्विसेज। इसके द्वारा जो लेन देन होगा वो इनविजिबल होगा और उसको हम करंट अकाउंट में डाल देंगे। कैपिटल में नहीं डालेंगे, कैपिटल में तो ये आएंगे जो हमने यहाँ लिख दिए, कन्फ्यूजन नहीं, नो कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे हमारी विदेशों से इनकम होती है या विदेशों की इनकम हमारे देश से होती है, दोनों बातें हैं, लेन देन दोनों शामिल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आर्थिक लेन और देन दोनों शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनकम, अब इनकम क्या क्या हो सकती है, प्रॉफिट हो सकती है, नहीं प्रॉफिट हम कमाएंगे ना, अपनी कंपनी की हमने एक शाखा खोल दी साउथ अफ्रीका में, वहाँ से पैसे कमाए, प्रॉफिट है, वापस तो नहीं करना है ना। अगर वापस करना हो तो कहाँ डालते, कैपिटल अकाउंट में, चूंकि वापस नहीं करना कहाँ डाला, करंट अकाउंट में, और चूंकि प्रॉफिट दिखेगा नहीं इसलिए विजिबल नहीं होगा, क्या होगा, इनविजिबल होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। और क्या, और क्या, इंटरेस्ट है ना, जो हमने लोन बांटा उससे हमें मिला ब्याज, तो वो दिखेगा नहीं और वापस भी नहीं करना है, वापस भी नहीं करना तो करंट अकाउंट में दिखेगा नहीं, तो करंट अकाउंट के इनविजिबल में, ओके, वहां पर चढ़ा देंगे इसको, क्लियर। और देखो डिविडेंड, ठीक है, लाभांश जिसको कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है, ये लाभांश। और देखो जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, सीधे पैसे ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर्स, स्थानांतरण, जैसे जो रिमिटेंसेस, जो हमें रिमिटेंसेस मिलते हैं, ठीक है, रेमिटेंसेस, स्पेलिंग शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, 1 मिनट, क्या लिख दिया हमने, हाँ ये, ठीक है, प्रेषण, भारत के लोग बहुत सारे विदेशों में कमाने जाते हैं, वो अपने फैमिली को पैसे भेजते हैं, उसको कहते हैं रिमिटेंस, ठीक है, ये वापस नहीं करना, लेकिन दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो इनविजिबल, ठीक है। और क्या है, डोनेशन, ग्रांट, एड, डोनेशन, ये मिलता है, ये दिखता नहीं है, डोनेशन। और क्या, गिफ्ट, गिफ्ट भी मिल जाते हैं, ये भी दिखते नहीं, ठीक है, तो किस में डाल देंगे, इनविजिबल में। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, अब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो ये वस्तुओं का व्यापार है, करंट अकाउंट में विजिबल, ये क्या है, वस्तु व्यापार, इसमें गुड्स का ट्रेड होता है, तो ये वस्तु व्यापार होता है मोटे तौर पर अगर देखें, क्योंकि वस्तुएं दिखती हैं तो ये वस्तु व्यापार होता है, ठीक। तो चालू खाता, पूंजी खाता, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, अब भारत में क्या होता है, भारत में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, अगर ट्रेड की बात करें यहाँ पर, इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी वस्तु का जो व्यापार है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ये आप उठा लो, देख लो आंकड़े देखो, ठीक है, केवल 2020-21 में एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, ये बड़ा अपवाद टाइप मामला था। बाकी हमेशा भारत का इंपोर्ट ज़्यादा रहता है, एक्सपोर्ट कम रहता है, तो ये व्यापार घाटा है, इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो इससे तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में पैसे आते कम हैं ट्रेड के माध्यम से, लेकिन हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बताओ। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड करने में जानते हो क्या होता है, लेन देन किस में करेंगे, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इसमें पेमेंट कैसे करते हैं भैया, पेमेंट करते हैं हम विदेशी मुद्रा के रूप में, रुपया थोड़ी ना देंगे, अमेरिका से मंगाया हमने कोई वस्तु, उसको अपना इंडियन रुपीस थोड़ी ना देंगे, उसको डॉलर देंगे ना। तो डॉलर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए ना, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, ठीक है, फॉरेक्स जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो होना चाहिए। अब देखो एक्सपोर्ट तो हमारे पास कम है, तो विदेशी मुद्रा आई कम और इंपोर्ट करने की वजह से गई ज़्यादा, तो पेमेंट की समस्या आएगी ना, तो यहाँ तो डेफिसिट है,
तो यहाँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, भारत में एफडीआई काफ़ी ज़्यादा होता है, एफआईआई काफ़ी ज़्यादा होता है, एनआरआई डिपॉजिट भी काफ़ी होता है। तो हम क्या करते हैं कि इधर से घाटा होता है तो इधर से एफडीआई से पैसा आ गया भारत में, तो हम क्या करेंगे, एफडीआई जो विदेशों से पैसा भारत में लगाया गया वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा विदेशी मुद्रा के फॉर्म में। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो घाटा है, विदेशियों ने भारत में पैसा लगाया तो उससे उठाया और यहाँ पेमेंट कर दिया, तो हम बैलेंस कर लेते हैं लास्ट में। कैसे, इधर का घाटा है लेकिन इधर से पैसा आ गया विदेशी, उससे बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जब एक दिन ये लोग भागे यहाँ से अपना पैसा मांगे तो समस्या हो जाएगी, लेकिन एक साथ ऐसा होता नहीं। ठीक है, अभी श्रीलंका की स्थिति बड़ी खराब है, बहुत ज़्यादा घाटे में है, तो वहाँ तो ऐसी समस्या आ जाती, लेकिन भारत में ऐसी समस्या खैर नहीं आएगी। तो हम इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, हम कहीं से लोन भी ले आते हैं, तो लोन लेके कवर अगर करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट हो गया भारत में, उससे हमने यहाँ के घाटे को कवर कर लिया, वो चल जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस कैसे कर लेते हैं, यहाँ से घाटा हुआ, यहाँ के घाटे को यहाँ से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो साल के अंत में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाया जाता है वो भारत में ऐसे हो जाता है। अब जानते हो, अगर भारत में एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या नहीं रहेगी। जैसे चाइना जैसा देश है, अमेरिका जैसा देश, चाइना, तो इनका तो चाइना जैसा देश है, इसका तो एक्सपोर्ट ज़्यादा ही रहता है, तो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो, मतलब जो ट्रेड का डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो चाइना के पक्ष में रहती है, यानी वो ट्रेड बेनिफिट में रहता है। लेकिन हम लोग ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारे देश में ये समस्या है, लेकिन हम उसको यहाँ से पूरा कर लेते हैं। तभी तो हम बोलते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं कि भारत में आओ, पैसे लगाओ, हम आपको बहुत अच्छा माहौल देंगे। क्यों पैसा लगवाते हैं? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ के घाटे को वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है। तो साल के अंत में इसको बैलेंस ही दिखाया जाता है। अगर ये ना आ रहा होता भारत में, तब क्या करते? तब तो फिर लोन लेते, नहीं लोन लेते, यहाँ से बैलेंस करते, लेकिन फिर तो वापस करना पड़ता, तो भारत की अर्थव्यवस्था खराब होती चली जाती। तो अभी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने लगे तो फिर काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। क्लियर? बहुत सारे देश तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट लोन लेके पूरा करते हैं, वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना इंडिविजुअल से आया। ठीक है, तो जितना आया और जितना गया, लास्ट में उसको बराबर किया जाता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाया जाता है, वो लेन देन लास्ट में बराबर कर दिया जाता है। अब बराबर चाहे जैसे किया जाए खींचतान के, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होके बराबर हो जाए। ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये डिसबैलेंस रहे, लेकिन यहाँ से बराबर कर देंगे, लेकिन साल के अंत में इसको बराबर ही दिखाएंगे। अब जिस देश में एफडीआई है नहीं, इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, और उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह भी नहीं ले रहे हैं, तो वो तो देश डूब ही जाएंगे। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उनके भारी समस्या होगी, वो तो बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। कैसे बैलेंस उसको करेंगे? बस एक ही रास्ता, लोन लाए, कहीं से लोन लेके आए, और लोन लेके आए तो श्रीलंका को चाइना ने लोन दिया तो चाइना कब्जा कर लेगा फिर उस पर। क्लियर? तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमें लगता आपको समझ में आया होगा। भारत में अब देखो, जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें सब दिखाया जाता है कि इनविजिबल से कितना आया, है ना, विजिबल से कितना आया, एफडीआई कितना आया, एफआईआई कितना आया, एनआरआई का डिपॉजिट कितना हुआ। हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ी हुई और बातें करेंगे, और हम लोग समझेंगे एफडीआई एफआईआई को भी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।